ट्विटर स्क्रॉल करते हुए बड़ा दिलचस्प ट्वीट दिखा। सेनापति कौन है, राजा कौन है, सच क्या सामने आ गया। अगर मैं इसके विस्तार में जाऊंगा तो आपके ऊपर एक और केस हो जाएगा। तेल की कीमतें हमने 4 सालों तक फ्रीज रखी थी। ये जो स्टेटमेंट है हरदीप पुरी साहब कि भैया अभी तो 7-8 रुपए बढ़े हैं, 70-80 भी बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत ही $70 बैरल के हिसाब से चल रही थी। जैसे ही ये 100 पार हुआ तो आपको लगा कि तो बहुत अच्छा उसे जनता को लूटने का, और अभी भी ये 8 रुपए पे नहीं रुकेगा। मेरा अंदाजा है ईसाइयों का कन्वर्जन काफी व्यापक स्तर पर चल रहा है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों लिखा आपने? देश को उलझा रखा है हिंदू मुसलमान में, जबकि वहाँ कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। जाति जनगणना जब होगी उसमें ये डाटा जब सामने आएगा। फोर्स्ड कन्वर्जन की कोई ऐसी खबर तो दिखती नहीं है। दलित और आदिवासी ये बीजेपी का नहीं है। जब वीडी सतीशन बनाए जाते हैं केरल के मुख्यमंत्री, उससे पहले आप डीएमके को छोड़ते हैं, टीवी के साथ आ जाते हैं। अब आप कर्नाटका वाला इश्यू जो है वो सॉर्ट कर रहे हैं। धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं जो कांग्रेस के मिजाज के विपरीत है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी फैसले ना करने के लिए जानी जाती थी वो खटाखट फैसले कर रही है। इवन चीफ मिनिस्टर की एक दिन की बैठक में इन्होंने सीएम चेंज कर दिया। कैसे? नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाएगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत करने के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे सामने बैठ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू नीरज। यात्रा करते हैं, यात्रा इस बार भी होगी। यात्रा कहाँ कहाँ से गुजरेगी आप देखिए, पूरा शो आपको पता पड़ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट जो है वो आदेश रावल जी के ट्विटर को मैं स्क्रॉल कर रहा था, मुझे दिखे तो मैंने कहा यार इन ट्वीट्स के बारे में कहानियाँ जो होंगी वो कितनी इंटरेस्टिंग होंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये शो पूरा देखें आप। उससे पहले गुजारिश आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब अब तक ना किया हो मल्टिक्स के चैनल को, और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। कर्नाटका को लेकर आप सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। सवाल ये भी होंगे कि राहुल गांधी एकदम से इतने एक्टिव कैसे हो गए। केरला के अंदर लग रहा था कि केसी वेणुगोपाल को बना देंगे, लेकिन वीडी सतीशन आ जाते हैं। कर्नाटका के अंदर इतने महीनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जो है वो फैसला बिल्कुल आने वाला है। तो बहुत सारे फैसले जो हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं। स्टालिन को छोड़ दिया, टीवी के साथ आ गए। तो राहुल गांधी किस मूड में है, राहुल गांधी का मूड बताएंगे सालों से कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार आदेश जी। इनसे बेहतर कहाँ से ही पता पड़ेगा, तो हमें भी काफ़ी जानकारियाँ चाहिए और आपको भी। शुरू करते हैं आदेश जी। कहाँ से करेंगे? अच्छा सर, ट्विटर स्क्रॉल करते हुए ना एक बड़ा दिलचस्प, मैंने जो भूमिका में बताया भी था अपने दर्शकों को, बड़ा दिलचस्प ट्वीट दिखा। तो मैं सवाल तो क्या पूछूंगा, ट्वीट पढ़ देता हूँ, कहानी आप बता दीजिएगा। एक राजा ने अपने सेनापति को दरबार की चाबी सौंप दी। सेनापति के पास दरबार में आने वालों की लाइन लग गई, लेकिन उसने पद का दुरुपयोग करके महिलाओं का शोषण करना शुरू कर दिया। सेनापति ने राजा को विश्वास दिलाया कि साहब सब कुछ सहमति से होता है, महिलाओं का शोषण सहमति से होता है। पूरे साम्राज्य में डंका बज गया कि सेनापति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। राजा ने रिपोर्ट मंगाई और सच सामने आ गया। सेनापति अब गिनती के दिन काट रहा है। वो मुखिया बनकर बेटियों का शोषक बन गया, जबकि उसका दायित्व एक पिता के समान है। सेनापति कौन है, राजा कौन है, सच क्या सामने आ गया। कितने दिन बचे मेरे हैं? अंदर एक छोटा मोटा कवि है जो ऐसी काल्पनिक कहानियां लिखता रहता है। तो ये भी एक काल्पनिक कहानी है, एक राजा की, एक सेनापति की। इसका राजनीति को संबंध नहीं है। ठीक है, हर फिल्म में ऐसा लिख दिया जाता है डिस्क्लेमर के रूप में। अब जवाब नहीं, जवाब, इसका जवाब तो मुझे लगता है सभी को पता है। इसका क्या जवाब दूं? मुझे नहीं पता, हाँ मैं अनपढ़ आदमी, अब बताइए। नहीं, इसका कोई संबंध मतलब शिक्षा से नहीं है। समझ नहीं है, मुझे नहीं पता सर। नहीं, इसका संबंध शिक्षा से नहीं है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। ये एक सामाजिक बात है। हाँ। और समाज को समझने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक बेसिक सेंस होनी चाहिए। ठीक बात है। मैंने हरियाणा चुनाव के समय ना एक ट्वीट किया था, वो आज भी आपको मिल जाएगा, कि कांग्रेस पार्टी में नंगा नाच हो रहा है, सबको पता है, लेकिन देख रहे हैं दूर से। तो वो भी एक अलग चीज थी और ये भी एक अलग चीज है। ये एक काल्पनिक ट्वीट है, कवि की कल्पना है। इसका कोई संबंध राजनीति से नहीं है। ठीक। क्योंकि अगर मैं इसके विस्तार में जाऊंगा तो आपके ऊपर एक और केस हो जाएगा। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ और हाथ जोड़ के निवेदन, रहने दीजिए आप, क्योंकि आप पहले से आपके ऊपर बहुत सारे केस हो रखे हैं, एक और हो जाएगा। लेकिन ये जो सच्चाई है इसके बारे में, जहाँ के लिए भी है, जिस भी संस्था, संगठन, पार्टी, घर,
सबको पता है कि ये मैंने क्या लिखा है। सवाल पूछने वाले को डराया जा रहा है एक और केस की धमकी, कोई बात नहीं, ठीक है। सबको पता है कि मैंने क्या लिखा है। हाँ। और राजा को भी पता है, राजा के परिवार को भी पता है, सेनापति को भी पता है। उसका मुझे नहीं पता। राजा को पता है, राजा के परिवार को पता है कि उनके राजपाट में क्या हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है पता तो है, लेकिन अब उससे प्रॉब्लम होने लगी है कि ऐसे नहीं हो सकता। इनफ इज इनफ। कब तक आंखें बंद करोगे? ठीक बात है। तो ये काल्पनिक कहानी है। काल्पनिक कहानी। देखिए दर्शकों, मैं आपका वकील हूँ इस शो में, कम से कम मैं चाहता हूँ कि जितनी जानकारी मैं चाहता हूँ मुझे मिले, उससे ज़्यादा आपको मिले। तो जानकारियों का बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। डिकोड थोड़ा बहुत तो आपको भी करना चाहिए। हम चाहते हैं ना हमारे दर्शक मुझे लगता है इसको डिकोड करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो भाई कमेंट करके आप बता दीजिए, राजा कौन, सेनापति कौन। आप तो कमेंट कर सकते हैं, तो इनके कमेंट का इंतजार रहेगा। इतना तो ठीक सर। हाँ, अरे भाई मैं कह रहा हूँ राजा के परिवार को पता है, पूरे राजपाट को पता है, हरियाणा के टाइम में आपने बोल दिया उनके था, एडवाइजर्स को पता है, ठीक है, राजा की कैबिनेट को पता है, सबको सब पता है, और इवन राजा की प्रजा को पता है। एवरीवन ओपन सीक्रेट है। आइडिया थोड़ा बहुत ज्यादा क्या बोलूं। अब दर्शक बोलें, दर्शक लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं सर, जो आपने बोला ना कि मतलब मैंने बोला था कि डराया जा रहा है, भाई मुझे तो नहीं डराया जा रहा था, ऐसे ही बोल दिया मैंने कि थोड़ी बहुत बात आप तक पहुंचे, लेकिन डराया आप लोगों को जा रहा है, जिसमें हम भी शामिल हैं। और डरा रहे हैं हरदीप पुरी साहब। हरदीप पुरी साहब सर, आदेश जी कह रहे हैं कि भाई तेल की कीमतें हमने 4 सालों तक फ्रीज रखी थी, लेकिन हमारी तेल कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियां हमारी, लोग किसके? और क्या ये जो स्टेटमेंट है हरदीप पुरी साहब का, इसके पीछे ये छुपा हुआ है कि भैया अभी तो 7-8 रुपए बढ़े हैं, 70-80 भी बढ़ सकते हैं? तेल कंपनी हरदीप पुरी की और लोग मोदी जी के। ये तो होगा ना, क्योंकि 140 प्रति लोगों के प्रति 140 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेही तो मोदी जी की है, और वो कहते भी हैं, कि मेरी जवाबदेही इस देश की जनता के प्रति है जी। अब हम पहले बात करते हैं हरदीप पुरी जी की। हरदीप पुरी जी ने कहा कि मेरी तेल कंपनियों को 1000 करोड़ का घाटा रोज हो रहा है। ठीक है, युद्ध कब शुरू हुआ? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होता है 28 फरवरी को, और मुझे लगता है कि इसका जो युद्ध विराम हुआ था उसको भी काफ़ी समय हो गया है, हालांकि वो उसमें पूरा नहीं हो पाया अभी। और जो रिपोर्ट आती है कि जो चौथी तिमाही थी, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 2026, जहां आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तब तक 3 तेल कंपनियों ने, जो मेजर स्टेक होल्डर है, 19,470 करोड़ रुपए उन्होंने मुनाफा कमाया। 19,470 करोड़ मुनाफा, विच इज 41%। जनवरी से मार्च 2026 की चौथी तिमाही में। ठीक है, कितना? 19,470 करोड़। मैं रिपीट कर रहा हूं जनता के लिए। ठीक है, अब 28 फरवरी को युद्ध हो रहा है, युद्ध शुरू हुआ, जो कि फरवरी का लास्ट डे था। तो आप मार्च के 31 दिन और 10 तारीख के बाद से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, और 10 दिन मई के, तो 40 दिन हुए टोटल जो आपकी कंपनी ने घाटा खाया। और उसके बाद से आपने अभी तक 4 बार दाम बढ़ाए तेल के, जो कि लगभग 8 रुपए तेल बढ़ गया, और दिल्ली में 100 रुपये पेट्रोल पार हो गया, 102 रुपये हो गया, डीजल भी हो गया, और अभी और भी बढ़ने की उम्मीद है। अभी उन्होंने कहा कि हमने 4 साल तक मार्केट को, पेट्रोल प्राइसेस को फ्रीज रखा। आपने नहीं रखा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत थी $70 बैरल के हिसाब से चल रही थी। जैसे ही ये 100 पार हुआ तो आपको लगा कि तो बहुत अच्छा हो जनता को लूटने का, तो आपने तुरंत प्राइस बढ़ा दिए। फिर मैंने लास्ट टाइम कहा था कि झटका नहीं दे रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इनको लग रहा है कि क्या है, लोग तो मूर्ख हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं ये, तो अब बढ़ा दिया। लेकिन उस प्रॉफिट का जिक्र नहीं कर रहे जो तेल कंपनियां कमा रही हैं, उनकी तेल कंपनियां कमा रही हैं, पुरी साहब की। अरे जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम था, और तब भी आप लोगों का जो प्राइस था, पेट्रोल प्राइस था, वो सेम रखा आपने, वो जो मुनाफा कमाया वो कहाँ गया? 40 दिन आप संभाल नहीं पाए,
और आपने जनता के ऊपर इतना बड़ा भार लाद दिया। और अभी भी ये 8 रुपये पे नहीं रुकेगा। ये मैं वही पूछ रहा था, 70-80 तक मेरा अंदाजा नहीं, मेरा अंदाजा है 120 से 25, मतलब जो अभी 102 है वो 120-25 से चला जाए, मतलब 20-25 रुपये अगर कुछ रास्ता नहीं निकलता है तो। क्योंकि जो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली इनिशिएट किया था कि हमने एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया है, उसमें फिर से कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, फिर से हमला भी किया अमेरिका ने पोर्ट पे। तो पुरी साहब का ये जो दावा है ये बहुत ही इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। असंवेदनशीलता भी है ना सर, हमारी तेल कंपनियां कह देना लोगों को, आपको कोई, लेकिन विजुअल्स आपने देखे होंगे आदेश जी, कई विजुअल्स ऐसे आ रहे, कई में तो लोग बड़े परेशान भी दिख रहे हैं, हताश भी दिख रहे हैं। अच्छा, कैपिंग की बात सरकार मना कर रही है कि हमने कोई कैप नहीं लगाया, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स भी ये बात बता रहे हैं। और आप पेट्रोल पंप्स पे जाएंगे, खासतौर पे सुदूर दिल्ली में बेशक ना मिले, तो पेट्रोल पंप्स के पास ये वर्बल आदेश कम से कम है कि भैया थोड़ा थोड़ा पेट्रोल दो, थोड़ा ज़्यादा मत दो, कैपिंग तो है। कैपिंग है। अच्छा, कुछ विजुअल्स आपने देखे होंगे कि लोग कह रहे हैं बढ़े, क्या दिक्कत है? नहीं, वो उस पर बाद में आऊँगा, पहले कैपिंग की बात करते हैं। मेरे कुछ दोस्तों के पेट्रोल पंप्स हैं। अच्छा, तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ समझने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। तो जैसे किसी एक पेट्रोल पंप को 5 टैंकर मिलते थे, राइट, अब उसको 1 या 2 मिल रहे हैं, और आपको ज़्यादा तेल नहीं देना है। कैपिंग है लेकिन वो रिटर्न में नहीं है। वही। हाँ, पहली बात। दूसरा सवाल क्या था आपका? अभी दूसरा सवाल मेरा ये था कि कई विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 150 कर दो, 200 कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या होता है, ये जो हमारी एजेंसीज हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, जो बाइट्स लेती हैं जी, तो अब वो सपोज करो कि उसने 10 बाइट ली 10 लोगों की, जिसमें से 9 ने तो ये कहा कि नहीं सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरा जो किसी भी आम इंसान का, जो भी आम जनता इस देश की है, जो बाइक पे चलती है, जो जिनके पास 2 व्हीलर है, या जो ऑटो का यूज़ कर रहा है, या जो टैक्सी यूज़ कर रहा है, इसके पास छोटी कार है, उन सब की जेब पे फ़र्क पड़ता है, सबको पता है। वो क्या करते हैं, 10 बाइट लेंगे, 9 जिन्होंने ये कहा है कि तकलीफ़ है उनको नहीं दिखाएंगे। इस एक जो एक बेवकूफ़ होगा, एक जो मूर्ख होगा, ठीक है, जो जिसको भक्त कह लो, जो अति राष्ट्रवादी अपने आप में होगा क्या फ़र्क पड़ रहा है, 200 कर दो। इनको समझ नहीं आ रहा है, अभी समझ में इनको बाद में आएगा। अच्छा, पिछले शो में मुझे याद है, पिछले शो में शायद जब आपने जिक्र किया था कि आप गांव में गए थे, वहां भी आप बहुत ज्यादा कौतूहल नहीं देख पा रहे थे तेल के बढ़ने से। आपने कहा था कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उस दिन पहले वो फर्स्ट टाइम बढ़े थे पेट्रोल के प्राइसेस, उस दिन फर्स्ट डे, ठीक है, जो आप चौथी बार बढ़ गए हैं। तो ये जो खतरा था उसकी आशंका नहीं थी उनको कि इतना एलिवेट होगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना कि जो हमारी मीडिया की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, ये जो खबरों की दुनिया है, इसके बाहर भी एक दुनिया है। उसके बाहर की दुनिया ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। इसके बाहर की दुनिया ये कहती है कि सरकारी जो पैसा जाता है किसान सम्मान निधि में, महिलाओं के खाते में, बुजुर्गों की पेंशन में, विकलांग की पेंशन में, विधवा की पेंशन में, ठीक है, ये ऐसा एक बहुत, मैं कहता रहा हूँ कि हमारी दुनिया के बाहर जो दुनिया है वही असली दुनिया है। राइट, असल में हमको वही दिखाना भी है, मीडिया वालों को वो नहीं दिखा रहे हैं, वो हम दिखाते नहीं, वो काट छांट के। उसमें क्या होता है, 10 बाइट आपने ली, 9 ने कहा कि सर बहुत प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्यों है वो एक्सप्लेन करेंगे आपको, लेकिन एक ने कहा कि क्या है, मोदी जी बैठे हैं, 200 कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, देश बढ़ रहा है। लेकिन मोदी जी को पता है कि क्या फ़र्क पड़ता है 200 करने से, इसलिए नहीं करते हैं। वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, वरना सीधा झटका करते, हलाल नहीं करते, झटका मार के 200 चलो। और ये जो बोल रहे हैं ना, प्रॉब्लम पता क्या है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है ना, उनकी बाइक चलाते हैं, वो उन पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक बात है। फर्क उस पे पड़ेगा जिसका कोई घर परिवार हो, जिसका कोई रोजगार हो, जिसको अपना घर चलाना है, उसका बजट बनाना है कि इतना यहाँ खर्च होगा, इतना यहाँ खर्च होगा, इतना यहाँ खर्च होगा। जो रोजाना रोटी खा पा रहा हो उसे लगेगा यार नहीं मिलेगा, जो कमा रहा हो और जो खा रहा हो उसको फर्क पड़ेगा। जिसके पल्ले है ही नहीं कुछ, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ ही करो, 200 कर दो, 500 कर दो। तो उसको ये पता होना चाहिए कि तेरे पापा इसलिए नहीं कर रहे हैं 200, इसका क्या इम्पैक्ट हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर, तुझे पता नहीं है। मूड आज अलग लग रहा है ना, आप लोगों को भी लग रहा होगा, बताइएगा, ठीक है। खैर, पेट्रोल प्राइसेस या डीजल प्राइसेस जो बढ़ रही हैं 4 चरणों में हलाल तरीके से जो बढ़ाई गई हैं, आप पे क्या असर पड़ रहा है वो भी हम जानना चाहेंगे। और सोशल सा सवाल है, हम लोग बड़ा पॉलिटिकल रखते हैं इसको, ईसाइयों का कन्वर्जन हमने लिखा था, हिंदी आपने लिखा था भी था ट्विटर पे, आप ज़्यादातर समय पे गुरेज करते हैं
ऐसे विषयों से मैं हाँ, देखता मैं हूँ, धर्म पे, धर्म और उन उस सब पे पे ज़्यादा जाति पे। जाता नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा पॉलिटिकल इतनी सारी बात करने को है तो क्या है? अच्छा हिंदू मुसलमान के बारे में बड़ी नहीं, मुझे बात लगता होती है कि सब हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं, मैं भी करूँ, क्या अच्छा है उसमें, क्या ठीक ही बात भला है। होगा किसी का। लेकिन ईसाइयत में कन्वर्जन क्योंकि इसको लेकर बड़ा एक जो दक्षिणपंथी धरा है, खासतौर पे सांप्रदायिक हिंदुओं का, उसमें ठेला जाता है ईसाई जो है फोर्सफुल तरीके से कन्वर्जन करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं आदिवासियों को, छत्तीसगढ़ हो या फिर झारखंड हो, उड़ीसा हो, काफ़ी व्यापक स्तर पर चल रहा है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों लिखा आपने? वहीं देख रहे हो, ये दिल्ली भी देख लो, हैं, आंध्र दिल्ली में चल प्रदेश, रहा है ये? आंध्र प्रदेश भी देख लो, केरला भी देख लो, तमिलनाडु भी देख लो। हम्म, देखो पता क्या है, देश को उलझा रखा है हिंदू मुसलमान में, हम्म, जबकि वहाँ कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। जी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक बड़ा तबका है वो मुसलमानों से नफरत करता है, या उनको वैसा बना दिया गया है देश में, वैसा माहौल क्रिएट करके, तो वो उसके बाहर झाँक ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते कि देश में हो क्या रहा है। जो असली प्रॉब्लम है वो है इस देश के दलितों और आदिवासियों का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना है, क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत में। ईसाइयत में। तो ईसाई धर्म वो लोग अपना रहे हैं भारी संख्या में। अब उसमें हो क्या रहा है, अभी अमेरिका के मंत्री मार्को रूबियो हम्म, आए थे हिंदुस्तान, वो कलकत्ता गए वो पहले दिन, और मदर टेरेसा जो सबसे बड़ा एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे गए, और इसी ऑर्गेनाइजेशन का भारत सरकार ने 2022 में FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिसको ये 15 डेज़ के बाद इनको रिस्टोर करना पड़ा। वो ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इनका, लगभग भारत का या इस एशिया रीजन का। तो हो क्या रहा है कि हाँ, जनता फंसी हुई है हिंदू मुसलमान में, इस पे ध्यान किसी का नहीं है। सरकार के पास डाटा ज़रूर होगा, वो शायद जारी भी कर सकते हैं कि भाई किस हिसाब से और कितना कन्वर्जन हो रहा है। अब वो क्या रहा है कि आपकी एजुकेशन को वो लोग फंड कर रहे हैं, आपके घर में शादी होती है उसको फंड कर रहे हैं, मतलब आपको पढ़ा भी रहे हैं, आपकी शादी भी करवा रहे हैं। उनके पास जितनी इकोनॉमिक सपोर्ट है वो किसी के पास नहीं है, उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आदिवासी और दलित, इनको टारगेट करके किया जा रहा है। अब पहले मुख्यमंत्री कौन थे ईसाइयों के, ईसाई जो ईसाई थे, जो क्रिश्चियन थे, जगन रेड्डी। दूसरे कौन है, विजय। ठीक है, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि सरकार का इसके ऊपर ध्यान नहीं है, पहली बात। अगर ध्यान है तो क्या वो इस बात से घबराते हैं कि क्रिश्चियंस को जो सपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है, और वो पैसा जो आता है कहाँ से आता है? क्या आप उनको कुछ कह नहीं सकते हैं? यहाँ तो आप टाइट करते रहते हो अब्दुल को बिना बात, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा मिलता है, उससे पोलराइजेशन होता है, आपको वोट मिलती है। लेकिन क्रिश्चियंस को जितना भी इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है वो कहाँ से मिल, सरकार को पता है, उनके पास सारी रिपोर्ट है ना, कि कितना पैसा किस संस्थान को कहाँ कहाँ से आ रहा है और कितना पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी पता है उनको। सही बात है। तो मुझे लगता है कि जाति जनगणना जब होगी, अभी जब बाहर आएगी जनगणना के बाद, उसमें ये डाटा जब सामने आएगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत डरावना होगा, और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी कन्वर्जन की, और इस पे एक बड़ी बहस की देश में आवश्यकता है। लेकिन आदेश एक बात बताएं, जो आप बता भी रहे हैं इकोनॉमिक कारणों से कन्वर्जन हो रहा है, फोर्स्ड कन्वर्जन की कोई ऐसी खबर तो दिखती नहीं है। नहीं, इच्छा से लोग जा रहे हैं। मैंने तो फोर्स की बात नहीं की, मैं सिर्फ कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि संघ को, जो भी विचारक हैं इस देश में, जो भी थिंक टैंक्स हैं, जिनके लिए ये समाज, इस देश का रहना, उसका सब सिस्टम जरूरी है, जो सरकार के अंदर भी हैं, उन लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि इसकी क्या स्थिति है, कितना पैसा इन संस्थाओं को किस किस कंट्री से आता है, और ये उसको कितना कहाँ खर्च करते हैं, और कितने ज़्यादा लोग जो है इसमें वो कन्वर्ट हुए हैं, इसका डाटा क्या है, कम से कम डाटा है। अच्छा, आपको नहीं लगता और या कोई सांसद, हमारे माननीय सांसद संसद में पूछ लें सरकार से, इस कमिंग सेशन में पता लग जाएगा आपको। लेकिन उससे ना एग्जैक्ट डाटा नहीं आएगा, क्योंकि अभी जनगणना चल रही है, फिर कहाँ सेंसस होगा, अगर होगा तो। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बड़ा विषय है
इस पे बात होनी इस चाहिए। पे बात होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को या थिंक टैंक्स को, बल्कि सरकार को अपने गिरेबान में झांकना भी चाहिए जब डाटा आ जाता है उनके पास कि कितने व्यापक संख्या में ये सरकार के पास डाटा कन्वर्जन है। हो रहा है? सरकार हाँ, तो इस कारण भी आदिवासी और दलित क्यों जा रहे हैं आपके पास? सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा ना भाई, ये शिक्षा स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको शिक्षा मिल नहीं रहा है। नहीं, आदिवासी शिक्षा स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके घर में शादी हो रही है, चर्च आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, मतलब आपने उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी कर दी है कि उनको पैसों की सपोर्ट चाहिए, और जो दे रहा है वहां वो धर्म परिवर्तन करने के लिए भी ओके हैं कि ठीक है हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। ये दोनों ही वोट, दलित और आदिवासी, ये बीजेपी का नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं, डाटा सरकार के पास सब है, पता उनको सब है, लेकिन इससे उनको वोट नहीं मिलेगा। हिंदू मुसलमान से उनको वोट मिलेगा, ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा, राजी होते हैं कि अब्दुल को ठोक दिया, है ना। तो इस वाले इशू पे जब वो बात करेंगे उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा, इसीलिए इस पे बात नहीं हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उनको ये पता है कि इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है, किस कंट्री से मिलता है, कहाँ से आता है, कैसे कैसे आता है, तो उस कंट्री के खिलाफ नहीं बोल सकते इस कारण नहीं बोल से। सकते। ठीक है। अच्छा, मैं सामाजिक पहलू की भी बात करना चाह रहा था। जैसे कन्वर्जन हो रहा है, एक तो पहलू ये है कि इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और पैसे क्योंकि मार्केट में फ्लो किए जा रहे हैं, उसके कारण भी आप आकर्षित कर रहे हैं लोगों को और कन्वर्जन हो रहा है। क्या आपको सामाजिक पहलू भी नहीं दिखता है जब आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर मध्य प्रदेश के अंदर पेशाब कर दिया जाता है, या दलित कोई घोड़ी चढ़ता है या मूछें रखता है, उसके खिलाफ हिंसक घटनाएं आ जाती है, तो दलितों के मन में, आदिवासियों के मन में एक स्वाभाविक पीड़ा भी तो होगी ना, वो भी इस कन्वर्जन को सपोर्ट कर रही होगी। तो अपने को ये पूरा जो व्यवस्था है, जो वर्णाश्रम को सपोर्ट करता है, उस व्यवस्था के ऊपर भी तो चोट करना पड़ेगा। नीरज, आज़ादी के बाद से ही हम इस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान के थ्रू उसको ठीक करने की कोशिश हुई, गांधी जी इसके बारे में बात करते आए, अम्बेडकर साहब ने जब इसके बारे में जिक्र किया कि भाई हमें किस तरीके से इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तब से ये कवायद चल रही है। लेकिन आज 2026 में हम लोग हैं, आज तक इसको हम ठीक नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि जो परसेंटेज 1947 में रहा हो वो घट के कम हुआ हो, और हो सकता है कि 50 साल बाद ये और कम हो जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसकी कोशिश डे वन से हो रही है, अभी भी हो रही है, हर रोज़ हो रही है, और इसीलिए देश में संविधान की राजनीति भी हो रही है कि संविधान ही है जो इन सबको प्रोटेक्ट करता है, दलितों को, आदिवासियों को, वंचित को, शोषित को, मुझे भी, आपको भी। हमें एक विश्वास है कि नहीं, ये मेरे अधिकार हैं, अगर कुछ गलत मेरे साथ होगा तो संविधान है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा अपने अधिकारों का। तो ये जो आप सामाजिक बात कर रहे हो, ये समाज से ही ठीक होगी, इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती। भाई आप देखो, SC/ST एक्ट है, सपोज करो आपने दिया प्रोटेक्शन के लिए, उसका मिसयूज भी होता है। डॉरी एक्ट है, दिया आपने प्रोटेक्शन के लिए, मिसयूज भी होता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, दिया आपने प्रोटेक्शन के लिए, मिसयूज भी होता है। तो हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। ये जो मैंने कहा ना कि गांधी जी ने शुरू किया था कि कैसे दलितों को मेन स्ट्रीम में लेके आना है, ठीक है, आदिवासियों को, पिछड़ों को, और अम्बेडकर साहब ने भी वैसा ही संविधान बनाया, या जो भी उस कमेटी में थे जो भी लोग। तो ये सामाजिक बुराई है या सामाजिक सोच से उपजी हुई एक समस्या है जो समाज से ही ठीक होगी। अगर हम उसको अपना ही एक हिस्सा समझेंगे तो ही ठीक हो जाएगी। ठीक बात। और अगर अभी भी हम गांव में उसको दूसरे बर्तन में खाना देंगे या चाय देंगे तो वो ऐसी चलती रहेगी। ठीक है। सरकार की एक भूमिका मुझे ज़रूर लगती है कि सरकार अगर डिवाइसिव ना हो, सरकार अगर हर स्तर पर बांटने की कोशिश करने वाली ना हो, जैसे सांप्रदायिक राजनीति पूरा खुला नाच कर रही है ना सर, हिंदू मुसलमान की जो बातें अब हो रही हैं, ऐसी बातें 15 साल पहले नहीं होती, तो जाहिर तौर पर है ना। तो सरकार मीडिया में भी ना हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता था। बिल्कुल, मतलब ये शब्द बोलने में मुझे तो आज भी दिक्कत होती है जी। हाँ, तो वही ओल्ड स्कूल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने कभी भी 2014 से पहले हिंदू मुसलमान शब्द नहीं सुना, जबकि 2014 तक मुझे मीडिया में आए हुए 7 साल हो गए थे जी। कहते थे कि भाई अल्पसंख्यक वर्ड यूज कर लेते थे, माइनॉरिटी यूज कर लेते थे, मतलब ये शब्द तो इस्तेमाल ही नहीं होते थे, क्योंकि इससे आप समाज को पूरी तरीके से बांट देते हो। राइट, फुली पोलराइजेशन। और अब गर्व के साथ ये वर्ड यूज इस्तेमाल किए जाते हैं।
जैसे पूरा नैतिक अधिकार है हाँ, इस्तेमाल और करने ट्विटर पे का। तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, राइट, वो हम बोल भी नहीं सकते हैं। फिल्टर ही नहीं है कोई। हाँ, अरे संसद और भवन। कौन लोग लिखते हैं? जो हिंदुस्तान की मीडिया के जिम्मेदार लोग हैं वो लिखते हैं, और सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे फिर पोलराइजेशन होता है। तो कौन किसके लिए काम कर रहा है ये भी ये पता पड़ लग जाता है। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ दलितों के और आदिवासियों के कन्वर्जन की, धर्म परिवर्तन की, ये इससे सरकार को कोई वोटों का लाभ नहीं होता, इसलिए इसकी बात वो नहीं करते। दूसरा बात, जहां से फंडिंग आ जहाँ रही से है फंडिंग आ रही है उसके बारे में इनको बोल नहीं कुछ पा बोल रहे नहीं हैं। सकते। हम्म, पता इनको सब है, पता है इनको। लेकिन इस देश के, देखिए वाजपेयी जी कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हालांकि सरकार ये कहती है कि 2047 के विकसित भारत के लिए आप लोग काम करो, तो 15 साल तो आपको दे दिए, और अब 20 और इनको देने हैं। 18 साल और मांग रहे हैं। 47 20 साल सर, नहीं 29 तक तो 15 हो गए ना। अच्छा 29 तो फिर 18 साल ये और मांग रहे हैं, तो 15 और 18 33 साल हो गए। तो 33 साल में बीजेपी जो है वो बनाएगी विकसित भारत, ठीक है। तो ठीक है, चलो वो तो जनता तय करेगी, हमारा काम नहीं है वो। तो अगर वो जनता दे भी देती है, विकसित भारत बन भी जाता है 47 में, पता नहीं हम रहेंगे नहीं रहेंगे, एक अलग विषय है। तो वाजपेयी जी जो कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। तो देश के लिहाज से ये जो दूसरे इश्यूज हैं जिनमें आपको वोटों का फायदा नहीं हो रहा है, उनको भी एड्रेस करिए। इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है वो, ताकि लोग ये याद करें कि एक प्रधानमंत्री ऐसे थे, उन्होंने वोटों से हटके भी देश के लिए काम किया था। इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या प्रधानमंत्री ऐसा कुछ चाहते होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। डाटा आदेश जी कह रहे हैं सरकार के पास है ही, तो हम चाहते हैं कि जब भी पब्लिक हो वो डाटा, तो टाइम फ्रेम के साथ पब्लिक हो कि संविधान का पे खतरा है, ये मुद्दा जब गरमरा रहा था। और अगर सरकार नहीं करती है ना, तो विपक्ष के सांसदों को सरकार से सवाल संसद में पूछ लेना चाहिए, जवाब आ जाए, डाटा आना चाहिए, और टाइम फ्रेम के साथ है सर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब संविधान पे खतरा है, ये नैरेटिव बन रहा था और संविधान पे खतरा दिख रहा है जब, क्या उस वक्त कन्वर्जन ज़्यादा हुई है, ताकि एक सामाजिक स्टडी के लिए भी एक अच्छा केस ये बन सकता है। कर्नाटका चलते हैं सर। चलिए। बहुत सारी अटकलें, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें, जो हमारे सोशल मीडिया एडिटर साहब हैं उन्होंने एक मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया कि सर कर्नाटक को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से चल रही हैं, इसलिए अभी हमने पोस्ट कुछ किया नहीं है। मन का आदेश जी से पूछिए भाई, उनको तो पता होगा। सूत्र हटा दीजिए। तो सूत्र नहीं, बिल्कुल ब्रह्म वाक्य की तरह से आप बताइए कि कर्नाटका में हुआ क्या, हो क्या रहा है, होने क्या वाला है। देखिए 2023 में जब रिजल्ट आया कर्नाटका का, तो वहाँ पे उनको भर भर के लोगों ने वोट दिए, मेजोरिटी मिली। सवाल ये था कि क्योंकि सिद्धरामैया बहुत पॉपुलर नेता है कर्नाटका के, ओबीसी नेता हैं, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बात बोलनी शुरू कर दी थी, जब ये बात आई कि सीएम चेंज होगा कर्नाटका में, तो उन्होंने वो, क्योंकि वो सीजनड है, 80 साल के होने वाले हैं, अभी 78 के हैं, तो वो एक नई बात, 2 लाइनें बोलते थे वो, एक लाइन तो बोलते थे कि जब राहुल गांधी कहेंगे मैं रिज़ाइन कर दूंगा जी, और दूसरी बात उन्होंने बोलनी शुरू कर दी थी कि आई एम द ओनली ओबीसी चीफ मिनिस्टर इन साउथ इंडिया। राइट। जब आप देखेंगे पूरे साउथ इंडिया को, तो वही थे, और राहुल गांधी ओबीसी की बात कर ही रहे हैं, तो उनको लगा कि शायद ये वाला जो दाव है ये मुझे बचा लेगा, लेकिन बचा नहीं पाया, क्योंकि इसके पीछे ना बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला कारण तो ये था कि भाई 2028 का जब विधानसभा चुनाव होगा, तो वो आप किसके चेहरे पे लीड करोगे? क्या 80 साल के सिद्धरामैया आपको दोबारा कर्नाटका जिता सकते हैं? और क्या सिर्फ उन्हीं के सहारे आप कर्नाटका का नैया पार लगाओगे? क्योंकि कर्नाटका एक बड़ा स्टेट है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था, एज फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये था कि डीके शिव कुमार के साथ 2.5 साल का वायदा हुआ था, 2.5 साल का, और जबकि मैं मानता हूँ कि 2.5 साल काफ़ी पहले पूरे हो गए थे, और अभी तो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया सिद्धरामैया को। तो वो 2.5 साल का जो वायदा हुआ था, वो खड़गे साहब ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, विधायकों को बताया उन्होंने कि हाँ वायदा हुआ था, मेरे सामने हुआ था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी नेता है सोनिया गांधी, वो भी इन्वॉल्व थी, और उनको भी इस बात का पता था उस वायदे में। हाँ, और डीके शिव कुमार पार्टी के ट्रबल शूटर तो रहे ही हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट, और अभी वो असम में थे, तो हर तरीके से वो पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, संसाधनों के लिहाज से भी। तो अब वो समय आया ऐसा, ये बात शुरू हुई थी लगभग 4 महीने पहले, लेकिन फिर बीच में 5 राज्यों के चुनाव आ गए,
उसमें कांग्रेस पार्टी एक जगह जीत गई। तो मल्टीपल फैक्टर्स थे। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि सिद्धरामैया की छवि बहुत साफ थी। जब उनको पहली बार चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो उनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं था, लेकिन उनके सेकंड टेन्योर में उनकी पत्नी को ज़मीन के मैटर को लेके, उनके बेटे को लेके, उनके नज़दीकी मंत्रियों को लेके, उनके वजडीज़ को लेके, उनके एडवाइजर्स को लेके काफ़ी करप्शन एलिगेशन लगे। तो वो मुझे लगता है कि सेकंड कार्यकाल में सिद्धरामैया अपने आप को अच्छे से कैरी नहीं कर पाए और उनके कुर्ते पे दाग लग गए। अच्छा सर, ये जो दाग लगे हैं रमैया साहब के, ये फ्रॉम इंटरनल सिस्टम्स लगाए गए हैं? मतलब ऐसा होता तो है ये ना कि जैसे आपने हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी बताया था कि जो पवन खेड़ा कर रहे हैं वो आया तो बीजेपी के सिस्टम से ही होगा, तो क्या सिद्धारमैया के ऊपर जो दाग लगे वो एक्सटर्नली ही लगे या इंटरनल भी? जो उनकी पत्नी का मैटर था ज़मीन का, कि ज़मीन अलॉट की गई, उसके बाद वो ज़मीन बहुत महंगी थी, उनका एडवाइजर्स को लेके था। तो देखिए, ये बात तो सही है कि चीज़ें अंदर से ही बाहर आती हैं, लेकिन क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हो, इसका मतलब ये भी है कि सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है पूरा। अगर आपके मुख्यमंत्री रहते ही आपके लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, तो भले ही वो अंदर से आ रहे हो, इसका मतलब ये भी है कि आपकी जो पकड़ है अपने सिस्टम पे वो कमज़ोर हो गई है। तो सिद्धरामैया का जो पहला टेन्योर था और जो दूसरे वाला है, इसमें बहुत दिन रात का फ़र्क है। तो हम बात कर रहे थे कि ये हुआ कैसे। कल एक लंबी मैराथन बैठक हुई। देखिए, DK शिव कुमार जब हम अगला शो करेंगे देखी जाएगीगा, मुझे लगता है कि उससे पहले वो शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री की। आप बार बार जो एक बात बोलते हैं ना, मुझे याद आ गया, इसलिए मैं छेड़ते हुए कह रहा हूँ आपको बीच में, कि आपने कहा था कि अगर कोई सूट सिलवाया हो DK शिव कुमार ने तो वो अलमारी में रहे, तो अगले शो तक वो सूट तो निकल चुका होगा। देखिए, मैंने बहुत बार ये बात कही कि DK ने जो सूट सिलवाया है उसको अभी टांग के ही रखें, ठीक है। और आज मैं कह रहा हूँ कि भाई, अगर आपने सूट सिलवाया था वो पुराना हो गया तो आप दोबारा नया सिलवा लो, आपके पास हफ्ते भर का टाइम है शपथ लेने के लिए। देखिए, उसका कारण था, सिद्धरामैया का सबसे बड़ा वकील कौन था? संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल। वो हमेशा एक बात कहते थे, राहुल जी बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं सिद्धरामैया, उनको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि KC वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले कर्नाटका के महासचिव थे जी, ठीक है। और जब गहलोत साहब 2018 में मुख्यमंत्री बने, तब उनकी जगह पे वेणुगोपाल को GSO बनाया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। तो वो उनको कर्नाटका से, लेकिन कर्नाटका से उनका मोह हमेशा रहा है। तो सिद्धरामैया के वकील वेणुगोपाल थे और इधर DK शिव कुमार के वकील भी कई सारे थे, इंक्लूडिंग गांधी फैमिली, अच्छा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और भी कई लोग जो सिस्टम में मैटर करते हैं। और हमेशा लगता था कि भाई DK को उसका ड्यू कब मिलेगा, और फाइनली कल वो दिन आया और इन्होंने तय कर लिया। मुझे लगता है कि कल ऐसा ना हो कि कल सिद्धरामैया इस्तीफा दे दें। अच्छा, 8 तारीख को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है राज्यसभा इलेक्शंस का। 3 सीटें कर्नाटका से राज्यसभा की हैं। देखिए, कर्नाटका में सिर्फ CM नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट रिशफल और राज्यसभा जी, 4 चीज़ें हैं, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो कल उनको ये भी कहा कि भाई जो आप चाहते हैं, राहुल गांधी और सिद्धरामैया 1 घंटा साथ बैठे हैं, दोनों अकेले, जो बार बार कहते थे कि जिस दिन राहुल जी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो कल राहुल गांधी ने उनको कह दिया कि आप इस्तीफा दे दो भाई, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं OBC हूँ, आप किसी OBC को ही बनाओ, इनको मत बनाओ। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, एक लेगेसी आपकी है, हम चाहते हैं कि इसके साथ हम आगे बढ़ें और आप मेरे साथ दिल्ली में काम करो, मुझे आपकी ज़रूरत है और हमें 2029 के लिए काम करना है, और आपने जो भी काम किया, जो भी आपकी लेगेसी है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और मतलब बड़े इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उनको स्टेप डाउन करने के लिए कहा और फाइनली वो उस बात पे एग्री हो गए। फिर कहा कि हाँ, आप जो चाहते हैं, इन्होंने राज्यसभा को ऑफर दिया था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा कि मैं बात करके आपको बताऊंगा। अब वो स्टेट में रोल लेंगे, वो राज्यसभा आके दिल्ली आ जाएंगे, या वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बनना चाहेंगे, या वर्किंग कमेटी में आएंगे, वो उनका फैसला है। जो वो कहेंगे उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। मतलब शर्त उनकी रहेगी इस मामले में? ये नहीं, इन्होंने कह दिया कि जो आप चाहते हैं हमें बता दो, हम वो कर देंगे। बोला, बट राहुल गांधी ये चाहते थे कि वो राज्यसभा लेके दिल्ली में उनके साथ काम करें, और मुझे लगता है कि उनको जनरल सेक्रेटरी या वर्किंग कमेटी में भी ला सकते हैं, ताकि एक सीनियर आदमी है, सीजनड आदमी है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, पॉपुलर है, समझते हैं राजनीति कैसे होती है। तो उस लिहाज से अब उन्होंने कहा है कि मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मुझे क्या चाहिए, मैं अपने लोगों से बात करूंगा। अच्छा आदेश जी, फैसले के बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फैसला मान लीजिए हो जाता है कि DK शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। फैसले के बियॉन्ड जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग स्टेट में कांग्रेस की परेशानी गुटबाजी है,
और आपने खुद कहा सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ी लेगेसी है सिद्धरमैया की। तो डीके शिव कुमार के लिए दिन जो है वो कठिन होंगे, आसान रहेंगे? नहीं, ये गुटबाजी नहीं, गुटबाजी तो होती है, हर स्टेट में होती है और हर पार्टी में होती है। मैंने आपके लास्ट शो में ये बात कही थी। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जहाँ गुटबाजी नहीं है, ठीक है। और जहाँ सत्ता ज़्यादा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है जी। आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, केरला में, आपने अभी देखा केसी वेणुगोपाल वर्सेस वीडी सतीशन, जी। ठीक है। तेलंगाना में उत्तम रेड्डी वर्सेस रेवंत रेड्डी, आप किसी स्टेट में देख लीजिए। और ये तो गुटबाजी तो होना एक अच्छे आसार हैं किसी भी दल के लिए कि गुट हैं और वो लड़ रहे हैं, क्योंकि जब लड़ाई नहीं, सत्ता नहीं आएगी। ठीक बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, लड़ाई ज़्यादा हो जाती है तो सत्ता हाथ से चली भी जाती है। तो कैसे हाईकमांड उसको बैलेंस करता है, ये उनका काम है। तो गुटबाजी है। मुझे लगता है कि विधायकों के और कर्नाटका में एक ये मैसेज था कि देर सवेर डीके मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ आप शिद्दत से चाहते हैं ना, देर सवेर आपको मिल जाती है। पूरी कायनात उसमें जुट जाती है। और उसका उदाहरण है रेवंत रेड्डी। सबसे पहले उस आदमी के सिर पे ना भूत सवार था मुख्यमंत्री बनने का, वो बने। डीके शिव कुमार कितने सालों से लगे हुए हैं। अभी मैं अभी किसी से मिलने गया होता, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। तो महाराष्ट्र की बड़ी फैमिली, ठाकरे परिवार, किसी शादी में ये दोनों मिले आपस में, उद्धव ठाकरे और डीके शिव कुमार। तो डीके ने कहा कि सर अभी बस नेक्स्ट वीक मेरा शपथ ग्रहण, आपको आना है। अच्छा, घोषणा कर दी थी। एक बड़े उद्योगपति हैं, उनको भी इन्होंने कह दिया था। ये बात करीब 3-4 महीने पहले की बात है कि मेरी स्वेरिंग ने आपको आना है। और वो उनका बड़ा ग्रुप है बहुत। अच्छा। तो इतना विश्वास था उनको अपने ऊपर या अपने ज्योतिषों के ऊपर। डीके बहुत मानते हैं ज्योतिष, और उनके पास इतने सारे ज्योतिष हैं। मैं सोच रहा था, मैं कहा यार वो क्रेडिट किसको देंगे इस बार। आपने लिखा भी था, मैं पूछने वाला भी था। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। डीके के सामने फिलहाल कोई चुनौती नहीं है, और अगर होती तो वो कल ही सामने आ जाती। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इसको हैंडल किया है, अलग अलग दोनों से बैठ के बातचीत की, और ज्यादा बात किससे करनी थी, सिद्धरमैया से। राइट, क्योंकि उनसे आप ले रहे हो। जैसे आप राजस्थान में गहलोत साहब से लेना चाहते थे, लेकिन आप ले नहीं पाए। लेकिन आप अगर वो उस टाइम आसानी से मान जाते, जैसे सिद्धरमैया मान गए, तो मुझे लगता है कि पार्टी की तरफ से उनका बुढ़ापा अच्छा होता। आज देखो, आप बिल्कुल अकेले ही घूमते रहते हैं। वो हाईकमांड से उनकी बात नहीं हो पाती, नहीं तो आज वो कांग्रेस प्रेसिडेंट होते। ठीक बात है ना। चाहता तो हाईकमांड यही था। और कांग्रेस प्रेसिडेंट होते तो आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता, किताबों में पढ़ाया जाता। किताबों में तो देखिए राजस्थान का मुख्यमंत्री रहे होगा। नहीं, ये आप चीफ मिनिस्टर 3 बार रह चुके थे। अगर आप कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो तो हो ही चुका था, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाते हैं आप, तो जो आपकी जो इतिहास लिखा जाता, कभी ना कभी एनसीईआरटी किताबों में आता कि बताओ कि जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन बना था। ठीक बात है ना। मतलब एक नया बैच, एक अलग चैप्टर भी लिखा जाता। गांधी के बाहर कोई पहली बार अध्यक्ष बन रहा था, और लंबे अरसे के बाद, सीताराम केसरी के बाद जी। ठीक है, तो वो मैं अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन उनके भाग्य में नहीं था, उनकी कुंडली नहीं चली उस टाइम, तो वो नहीं माने। सिद्धरमैया बड़े प्यार से पार्टी के एक मैं कहूँगा कि एक डिसिप्लिन जो एक सिपाही होता है उसकी तरह उन्होंने बात मानी और कहा कि ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। उन्होंने 10 दिन मांगे थे कि 10 दिन मुझे चाहिए रिज़ाइन करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, 10 दिन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि कल सुबह उनकी एक बैठक होगी, उसका तो रिज़ाइन कर देंगे। और अगर सिद्धरमैया चाहेंगे रास्ता बजाना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 8 तारीख से एक आध दिन पहले या उसके बाद या 9 तारीख को तभी शपथ ग्रहण होगा। अच्छा, वो राज्यसभा का उसमें कुछ लोचा है। ठीक है। अच्छा, चलिए एक सवाल पे हम आएंगे कि किस तरीके से इसको सॉर्ट किया गया है कर्नाटका को, या जो 2.5 साल का फॉर्मूला था, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में इस बारे में बात होती है, उस पर मैं आपका टेक चाहूँगा। लेकिन उससे पहले बताइए, आपने बहुत सारे कह के टाला है कि वकील बहुत सारे थे, ज्योतिष बहुत सारे थे, कोई तो ख़ास भी होगा सर, ज्योतिष, वकील, ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी एक जज की भूमिका में रहते हैं, और वो देखते हैं कि भाई क्या केस है, डिफेंस के पास क्या है, प्रोसिक्यूशन के पास क्या है। जैसा उन्होंने केरला में देखा, विधायक साथ थे वेणुगोपाल के, लेकिन संगठन की बात मानी, एक एंटनी साहब की बात मानी, प्रियंका गांधी की बात मानी, मतलब सबने जो मिलके फैसला किया तो उनको ये बात माननी पड़ी, क्योंकि वो केरल के लिहाज से सही था। ऐसा ही कर्नाटका में उन्होंने किया। मुझे ऐसा लगता है
राहुल गांधी के निशाने पे ना ये जो वो फैसले कर रहे हैं, इसमें फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं। अब आपने कहा कि इनका इनका सबसे बड़ा वकील कौन है, डीके शिवकुमार को प्रियंका गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं। ओके। अब आपको ये शिकायत रहती है कि मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, तो मैंने आपको बोल दिया। अब एक सवाल इस कारण से उभरा है, आप पहले कंप्लीट करें फिर मैं पूछता हूँ। खड़गे साहब भी कोई उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला वहाँ के महासचिव, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि वो भी संगठन के वहाँ के महासचिव हैं, प्रभारी हैं, उनका भी रोल रहता ही है जी। क्योंकि उसी के थ्रू जो भी महासचिव होता है उनके थ्रू ही हाईकमांड उनसे बातचीत करती है। और अब जब बात ये आई थी कि अगला चेहरा कौन होगा, तो उसको भी एक हद तक ही वेणुगोपाल जो है बचा पाए सिद्धरामैया को। हालांकि 2.5 साल बहुत पहले हो गए थे, ये काम पहले होना था जी। हाँ, इसमें देरी हुई है, तो मैंने आपको नाम लेके बता दिया। ठीक है, वकील नाम लेके आपने केरला में भी बताया था कि कोई कर्जा था वेणुगोपाल जी का, वो कर्जा उतार दिया प्रियंका गांधी ने। अब भी तो प्रियंका गांधी, जो बात की भी जा रही थी लगातार कि जो पार्टी है उसमें अधिकार जो हैं वो मिलें जिन लोगों की जो काबिलियत है उस हिसाब से, तो क्या वो अब अधिकार का एरिया प्रियंका जी का बड़ा हो रहा है पार्टी के अंदर? ये नहीं कह सकते। देखिए, आप ना बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि गांधी परिवार को अलग अलग देखते हैं। मैं नहीं देखता ऐसा। फैमिली जो है वो कलेक्टिव फैसले करते हैं। अरे भाई, अपने घर में भी तो बैठते होंगे। राइट, घर में भी देखिए विभेद तो होता ही है ना। नहीं, मतभेद तो होते ही हैं, उसमें क्या है, दोनों की चॉइस अलग अलग है। आपके शो में बहुत बार बोल चुका हूँ कि प्रियंका गांधी के लोग डिफरेंट हैं, राहुल गांधी के लोग डिफरेंट हैं, लेकिन राहुल गांधी पिछले कुछ सालों में उनकी जो राजनीति करने का तरीका है वो बदला है। उसमें मैंने बड़ा भारी बदलाव देखा है। अब जिस हिसाब से वो फैसले कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बदलाव है। मैं इन फैसलों कांग्रेस पार्टी जानी जाती है फैसला नहीं करने के लिए। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ क्या है इन फैसलों के पीछे। वीडी सतीशन बनाए जाते हैं केरल के मुख्यमंत्री, उससे पहले आप डीएमके को छोड़ते हैं, टीवीके के साथ आ जाते हैं, अब आप कर्नाटका वाला इश्यू जो है वो सॉर्ट कर रहे हैं, धड़ाधड़ 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 फैसले आ रहे हैं। तो कांग्रेस कैसे बदल रहा है? जो कांग्रेस के मिजाज के विपरीत है। हाँ, कैसे? देखिए, ये मिशन 2029 चल रहा है। अच्छा, मिशन 29 किसके लिए है? राहुल गांधी के लिए, या मैं कहूँ कि गांधी फैमिली के लिए, या जो भी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट होगा उसके लिए जी। तो मिशन 29 क्या बताता है कि आपको उसी हिसाब से फैसले करने हैं कि आपने एक 61 साल के मुख्यमंत्री को 61 साल के व्यक्ति को केरला का मुख्यमंत्री बनाया जी। 58 साल के व्यक्ति रेवंत रेड्डी पहले से तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और अब आपने एक सेकंड लीडरशिप जो कर्नाटका में थी, डीके शिवकुमार जो लॉन्ग ड्यू था, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। आपने अपने पुराने अलाई डीएमके को छोड़ दिया और आपने टीवी के जो भविष्य लगा आपको उसके साथ आप चले गए, जिसके बारे में पहले भी आपके संगठन के लोग कह रहे थे। तो आपने वहाँ पे अब आप ना मेरे इस बात के कहने के बाद एक बार दक्षिण भारत को समझो कि कांग्रेस पार्टी वहाँ कैसे खड़ी है, जो मैंने बताया आपको जी। केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, इवन मुझे लगता है कि बंगाल में भी इनको कुछ ऐसे करने की आवश्यकता है कि जिससे वहाँ के बहुत सारे टीएमसी के लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे दो। वहाँ पे भी बात चल रही है। तो जब मैं आपको ये बात मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी 2029 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसले कर रहे हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी होने वाले हैं, प्रतीक्षित हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि अगले महीने में ही हो जाएंगे कुछ मेजर। देखिए, मेजर इसको ऐसे लीजिए आप कि जिन जिन राज्यों में लंबे समय से चेंजेस, एक सबसे पहले तो होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो AICC है उसमें बदलाव होगा, और उसी के वो भी मिशन 29 के अकॉर्डिंग ही होगा। किस तरह का बदलाव ऐसे होगा कि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ से स्टेट में चले जाएंगे, जो स्टेट वाले हैं वो यहाँ आ जाएंगे, जो लीडरशिप है जिसका जहाँ ड्यू है उसको देने की कोशिश हो रही है। और ख़ासतौर पर इन टर्म्स ऑफ, जब मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई आपने 61 साल के व्यक्ति को चूज़ करके केरला का मुख्यमंत्री बनाया, जब मैं कहता हूँ कि 58 साल के व्यक्ति रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे ही कुछ उत्तर भारत के राज्य भी हैं जहाँ एक बदलाव की आवश्यकता है, तो उन पे भी काम चल रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेके और राजस्थान तक, हरियाणा अभी नहीं होगा क्योंकि वो लेटेस्ट अभी हुआ है, पंजाब में थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे, बातचीत चल रही है, क्योंकि चाहते हैं कि चन्नी साहब को भी एडजस्ट कर लिया जाए और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाए, ताकि ज़्यादा गुटबाजी के कारण नुकसान ना हो।
अगर वहाँ आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी होगा तो कांग्रेस पार्टी को एज रहेगा, और अगर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो जाएगा तो कांग्रेस पिछड़ जाएगी। फिर तो बची ही नहीं ना, ठीक अगर है। लड़ाई बीजेपी वर्सेस तो आप हो गई तो वहाँ पे भी कुछ बदलाव की बात हो रही है और एक टीम वहाँ पे भी काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी अभी कुछ नहीं होगा, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया, सीएम वहाँ पे आपके पास है ही है। उत्तराखंड भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे भी अगले साल चुनाव है। यूपी में कुछ थोड़ा बहुत संभावना मुझे लगती है, राजस्थान मुझे संभावना लगती है, गुजरात भी नहीं होगा, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो को बनाया था, मध्य प्रदेश भी अभी कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि राजस्थान एक मेजर ऐसा स्टेट है जो बड़ा स्टेट है, जहाँ 25 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ कुछ परिवर्तन हो सकता है क्योंकि डोटासरा साहब लंबे समय से पीसीसी प्रेसिडेंट है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि ये बात बोलने के बाद मेरी ट्रोलिंग होने वाली है, ठीक है, इसके लिए तैयार रहिएगा आप। डोटासरा साहब के बारे में कुछ बोलते हैं तो पक्का होती है ट्रोलिंग इसके पीछे। उनका बेटा कर देता है उसको आज खुले मन से बैठे हुए नाम वाम ले रहे हैं आदेश जी। कोई बात नहीं, काम है उनका। हर बच्चा ऐसा होना चाहिए जो अपने पिता को लेकर पॉजिटिव हो, कोई बुरी बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। बढ़िया। अच्छा ये कल अगर मेरे फादर को लेकर कोई ऐसी बात हो मैं भी करूंगा ना यार, ठीक बात है, मैं उस बात को बुरा नहीं मानता। और यंग बच्चे हैं, नया खून है, गर्म खून है, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बेहतर है। अच्छा आपने जो बोला तब्दीलियां हैं, इसमें सचिन पायलट का भी आपने नाम लिया, मतलब नाम नहीं लिया है लेकिन राजस्थान की आप बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनका नाम आ ही जाता है। देखिए मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा मिशन 2029 और राहुल गांधी उसी को सामने रख के फैसले कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी फैसले ना करने के लिए जानी जाती थी वो खटाखट फैसले कर रही है। इवन चीफ मिनिस्टर की एक दिन की बैठक में इन्होंने सीएम चेंज कर दिया। छोटी बात नहीं कांग्रेस के लिहाज से, ठीक बात है। यहाँ तो मतलब ये कहा जाता है, ये आम बात है कि कांग्रेस पार्टी में बनना आसान है, हटना बहुत मुश्किल है। और एक इतने सीजन पॉलिटिशियन सिद्धरामैया को आपने एक ही दिन की 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और शाम होते होते मतलब आप लगा लो कि 6 घंटे की मीटिंग में, जिसमें आपने बीच में ब्रेक भी लिया, जिसमें आप मिलने के लिए सोनिया गांधी के पास गए और आपने वहाँ की भी उनकी भी राय ली कि क्या करना चाहिए, ये परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस है जी। और आपने 6 घंटे में आपने एक राज्य का सीएम चेंज कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है, छोटी बात नहीं है ये, मतलब कांग्रेस के लिहाज से तो बहुत बड़ी बात है। अगर राहुल गांधी इतने डिसाइसिव हो जाए ना, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप 10 फैसले करेंगे सारे सही नहीं होंगे, ठीक बात, लेकिन आप फैसले कर रहे हैं, फैसले नहीं करना एक बहुत बड़ी समस्या है। अरे आपने 10 फैसले किए, 5 सही हुए, 5 गलत हैं, उन 5 को फिर करो, 3 सही हुए, 2 रह गए। ठीक बात है। तो ये मुझे लगता, ये मुझे एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। और कल रात में सोच रहा था कि यार इसको डिकोड करना पड़ेगा कि इतने खटाखट फैसले कैसे हो रहे हैं। फिर मैंने काम किया इसके ऊपर और आपके शो में आते आते मिशन 29 मैं मिशन 29 लेके आया कि ये क्यों हो रहा है। हाँ। क्योंकि मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा होती है कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, साधारण नहीं है। हाँ। भाई मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। ठीक बात है। तो ये सारा जो हो रहा है और आगे जो होने वाला है मिड जून तक या 20 जून तक या पूरे जून में, ये सब मिशन 29 को सामने रख के हो रहा है। मिशन 29 जो है वो बिल्कुल, और नीरज जी इसके बाद आप दक्षिण भारत को मेरी नजर से देखिएगा। नहीं मैं अब भी विजुअलाइज कर रहा था जब आप दिखा रहे थे, दर्शक भी कर ही रहे होंगे, करते करते आपको जो दिख रहा है ना वो भी हम लोगों को बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन के जरिए। अच्छा क्रिकेट मैं बड़ा देखता हूँ, कमेंट्री सुनता हूँ, उसमें यही कहता है कि भाई शॉट खेलना है नहीं खेलना है, फैसला ले लो। फैसला लोगे तो क्या पता एज लग के भी छक्का चला जाए, फायदा होगा, फैसला लेना पड़ेगा। वो फैसले फिलहाल कांग्रेस जो है ले रही है। हमने फैसलों के बैकड्रॉप में प्रियंका गांधी के बारे में आपसे पूछा, अब केसी वेणुगोपाल साहब जो हैं उनके बारे में आप बताइए। भाई 2 सपने कहें या 2 चीज़ें जो वेणुगोपाल के हित में जानी चाहिए थी वो नहीं गई, तो क्या चल रहा है उनका मामला, ये बताइए। कौन कौन सी चीज़? केरल के मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री मैं समझ गया आप क्या पूछोगे। केरल का मुख्यमंत्री नहीं बनना ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी व्यक्ति के लिए, खाली वेणुगोपाल की बात नहीं हो रही है। अगर आपकी आयु 65 साल हो और आपके पास ये मौका हो, या मैं हूँ जी, मेरे पास ये मौका हो कि भाई मैं केरल का मुख्यमंत्री या अपने राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ 65 की आयु में, और सारी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल हैं, फील्डिंग तो सेट है, तो फिर भाग्य खेल है भाई। नहीं ऐसे नहीं, बताता हूँ ना, देखो आप इस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के आप सबसे नजदीकी व्यक्ति हो, सबको पता है, पूरे देश को पता है जी। विधायक आपके पक्ष में, ठीक है, आप मुख्यमंत्री बनाते हो, आप मुख्यमंत्री हटाते हो, आप राज्यसभा भेजते हो, आप प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हो, आप नेता चुनते हो विधायक दल का, आप सांसदों को विधायकों को टिकट देते हो, आप जनरल सेक्रेटरी बनाते हो, आप सेक्रेटरी बनाते हो एआईसीसी में,
पता नहीं क्या क्या करते हो आप, लेकिन जब खुद की बारी आई तो भाग्य ने साथ नहीं दिया। देखो नीरज, इतना सब होने के बाद ना, जहां जाके वेणुगोपाल हारे हैं, जिस भी जब जहां वो पहुंचे और जहां वो हार गए, सीएम नहीं बन पाए, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा रोल भाग्य का होता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, पीएम, सीएम और डीएम आदमी भाग्य से बनता है। अब देखिए भाग्य में, क्योंकि मैं क्योंकि नहीं मानता। क्योंकि सब कुछ आप तो वैसे ही नहीं मानते, ठीक है ना, वो तो आपके मानने की बात है, मैं तो मानता हूँ, हाँ, ठीक है ना, वो हम दोनों में एक डिफरेंस है। लेकिन मुख्यमंत्री जो बनता है ना, भाग्य से बनता सब कुछ होने के बाद, जितने मैंने चीजें गिनवाई है वेणुगोपाल के बारे में, ये सब होने के बाद अगर आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे हो तो आपके भाग्य में नहीं है। भाग्य क्या भाई, ये कर्जा था जो उतार दिया प्रियंका गांधी ने, आप नहीं बोला वो तो भाग्य की बात थोड़ी समझे है, नहीं कर्म बात, है। वो तो मैंने बोल ही दिया, वो भाग्य में तो आएगा। अच्छा, कि एक परिवार के 2 सदस्य हैं, एक तरह सबसे नजदीकी व्यक्ति है और दूसरे ने कर्ज उतार दिया, तो ये भाग्य में नहीं है ना भाई। और इसमें कर्म भी होते हैं। कर्म पे बात करें तो मैं फिर भी मान नहीं जाऊंगा। देखो जहां जाके वो हारे हैं, हाँ, जितने जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको रिपीट करना नहीं चाहता, हाँ, वो मैं भाग्य मानता हूँ, लेकिन उसमें कर्म भी होता है कि आपने कितने अच्छे कर्म बोए हैं, आप किए हैं, बोए मतलब हमारे यहाँ बोए को काटना पड़ता है, ठीक है, तो कितने अच्छे आपने कर्म किए हैं, ये उसका भी नतीजा होता है। और हमेशा एक बात याद रखना, जो भी लोग पॉलिटिक्स में है या मीडिया में है या जहाँ भी जिस भी प्रोफेशन में, और जो पीक पे रहते हैं, उनको अपने अच्छे समय में कुछ ऐसे 2-4 लोग बनाने चाहिए जो आपके बुरे समय में काम आए। लोग ना ऊपर जाके भूल जाते हैं, फिर उनको कुछ नजर नहीं आता नीचे कौन है, इंसान को कुत्ता बिल्ली समझते हैं, फिर वो ऊपर की नजरें ऊपर ही जाती रहती है ना, नीचे देख नहीं पाती हैं। कि वेणुगोपाल के बारे में दूसरी बात मैं ये ऐड भी करना चाह रहा था कि आपने जैसा बताया कि सिद्धारमैया के सबसे बड़े वकील जो थे वो वेणुगोपाल थे, तो वहां भी वकालत तो हारे बेचारे। नहीं, यहाँ नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ उन्होंने ही ये बात कहनी शुरू कर दी थी, भाई कब तक बचाओगे आप किसी को, ठीक बात है, परिस्थिति अनुकूल नहीं रही ना। ठीक है, एक तर्क पे एक वकील कितने केस जीत सकता है कि नो इज वेरी पॉपुलर। अरे भाई ठीक है, पॉपुलर इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री है। सही बात है। कल आप किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दो, वही पॉपुलर हो जाएगा। अरे आजकल तो कैसे कैसे पॉपुलर हो रखे हैं जिनको पता ही नहीं कि वो विधायक बन सकते हैं, नहीं बन सकते, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर है ना। देखिए राजस्थान के बारे में बहुत टिप्पणी कर रहे हैं। राजनीति ना, हरियाणा भी है उसमें राजनीति ना, क्यों दामी साहब चुनाव हार गए थे, चीफ मिनिस्टर नहीं है। ठीक बात। क्या ये सम्राट चौधरी, वो एक अलग बताऊंगा, उसको छोड़ दो। सम्राट, शुभेंदु, हेमंता, ये एक अलग कहानी बन जाएगी, अगला देखी जाएगी। आप देखना चाहते हैं तो बताइएगा। राजनीति जो है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, रामलीला की तरह है। मुकुट लगाया तो भगवान राम, पूछ लगाई तो हनुमान। समझ गए क्या बात है। तो जिस दिन आपको मुकुट लगा दिया किसी भी राज्य का, तो उस दिन आप पॉपुलर भी हैं, उस दिन आप विद्वान भी हैं, उस दिन आप विकास पुरुष भी हैं। और आपके पास, और ये सब करता कौन है? ये सब करती हैं पार्टियां। किसी भी लीडरशिप को डेवलप होने में मिनिमम 20 से 25 साल और मैक्सिमम 40 साल वो पार्टी की इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी नेता के ऊपर, तब जाके कोई नेता बनता है और पॉपुलर हो जाता है। तब जाके कोई गुलाम नबी आज़ाद बनता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बनता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनता है, अशोक गहलोत बनता है, ठीक है, सिद्धरमैया बनता है। सर डिकोड करना ना मैं भी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आपके साथ बातचीत करते हुए। आपने गुलाम नबी आज़ाद और अमरिंदर सिंह के साथ जो हुड्डा साहब और गहलोत साहब का नाम लिया, नहीं सच्चाई है ये बात, इसमें कोई सटायर नहीं है। हाँ, ठीक है, वो आज उनके अपने फैसलों के कारण वो हाशिए पे हैं, वो उनकी मर्जी है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन नेता ये बड़े हैं भाई, नेता तो बड़े हैं ही। हाँ, तो ये ऐसे नहीं बने हैं, इनके ऊपर पार्टी ने इन्वेस्टमेंट की। हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या होती है उस पर आता हूँ। पद देना किसी को। सुनो, अब सपोज करो गुलाम नबी आज़ाद, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के वो महासचिव प्रभारी नहीं रहे? ठीक बात। कितने सीएम बनाए उन्होंने, कितनी बार ऑब्जर्वर बने होंगे। तो क्या होता है कि आप जाते हो प्राइवेट प्लेन से, आप लैंड करते हो, आप उतरते हो, मीडिया के कैमरे होते हैं, फिर आप विधायकों से बात करते हो, फिर बागियों से बात करते हो और आप सीएम बना के लेके आते हो। ऐसे ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये पार्टी से आता है। तो 40 साल में गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू कश्मीर से आए थे, वो जो गुलाम नबी आज़ाद बने, इतने बड़ा आदमी, आज वो कहाँ, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। भूपेंद्र हुड्डा ऐसे नहीं बना, अशोक गहलोत,
कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सिद्धरमैया, ये वो लोग हैं जो इनके ऊपर पार्टियों ने इन्वेस्टमेंट की 40-40 साल की। जी। इन्होंने भी अपना काम किया, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ, लेकिन जब आपके पास बैनर नहीं होता, खैर एक सिंपल सी बात है, एक तुम फिल्म कर रहे हो उसकी राम गोपाल वर्मा की और एक कर रहे हो करण जौहर की, फर्क है ना, बेशक, है ना। तो ये करण जौहर की मूवी चल रही है। ठीक। राम गोपाल वर्मा भी अच्छे फिल्मकार है, लेकिन करण जौहर का मामला अलग है। बहरहाल चर्चा हम लोगों ने बहुत सारी बातों पे की, हमने पहले ही कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे आज आदेश जी का मूड भी जो है थोड़ा सा अलग लगा, थोड़ा सा खुल के बैटिंग कर रहे थे, जैसे विराट कोहली आजकल IPL में कर रहा है, खुल के इंटेंट के साथ। आपको मज़ा आया कि नहीं, बताइए हमें। और बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए आपको इस बार बोला है, तो आपके जवाबों का, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, और शुक्रिया आदेश जी चर्चा करने थैंक के यू। लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।